Hello everyone, welcome to New India Education YouTube channel. My name is आशुतोष तोमर and I welcome you all. ये पॉलिटी का क्विक रिवीजन पार्ट है और ये तीसरा नंबर है, मतलब तीसरा भाग है हमारा। इससे पहले हम लोग 2 भाग कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 से लेके 35 तक। तो इसमें क्या हम लोग कवर करते हुए एक बार जल्दी से देख लीजिए। इसमें थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी कवर करते हैं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सोर्स है जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, उसका क्लास नोट्स। ये काफ़ी डिटेल में है, लेकिन हम लोग स्टिक रहेंगे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा? पैट, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एस्टेट और जो भी वनडे एग्जाम है 2020 में जो अपकमिंग है, उनमें ये इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल अधिकार से। तो देखिए, एक बात जान लीजिए, ये मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट और कहानी नहीं बताऊंगा, वो आपको क्लास में या फिर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ फिर भी और लोगों से बहुत ज़्यादा डीप में रहेगा, ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेडी हों। तो चलिए, ये मेरा ही क्लास नोट्स है जिससे आप पढ़ने जा रहे हैं। तो मूल अधिकारों से क्वेश्चन आप कम से कम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो पहला बात है कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो वो मूल अधिकार लिए गए हैं यूएसए से। कहाँ से लिए गए? यूएसए से। ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, आई होप आपको याद होगा। चलिए, और ये दिए गए भाग 3 में। भाग 1 में कहाँ से आर्टिकल थे? 1 से 4 संघ और उसके राज्य थे। दूसरे में थी नागरिकता 5 से लेकर 11। तीसरा ये भाग आ गया है 12 से 35। चलिए, तो और सबसे पहले जिस देश ने मूल अधिकार दिए थे वो दिए थे ब्रिटेन ने, लेकिन हम लोगों ने कहाँ से लिए? अमेरिका से। सर्वप्रथम अगर मूल अधिकारों की मांग की बात की जाए तो सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग जो की थी वो करी थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पे करी जाती रही है। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार करी थी, पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी, तो मोतीलाल नेहरू ने। तो 1928 में ये देखिए सवाल अभी जो जूनियर एडिड एग्जाम हुआ था उसमें आया था। 1931 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकारों पर मांग करी थी, ठीक है। 1931 में ही महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मूल अधिकारों की मांग करी थी। तो इस तरीके से देखिए डीप में क्वेश्चन आते, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक। तो चलिए, इसमें क्या है, क्विक रिवीजन में थोड़ा फास्ट रहेगा और कहानी और कॉन्सेप्ट जो है कम रहेंगे। और जो लोग हमसे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये दोबारा बहुत जल्दी रिवीजन कर लेंगे, और जो नहीं भी पढ़े हैं वो जो है आराम से समझ जाएंगे, धीरे धीरे बताते चल रहे। तो अनुच्छेद 12 में दिया हुआ राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा? राज्य सरकार आएगी, केंद्र सरकार आएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। और राज्य की परिभाषा में राष्ट्रपति भी आता है और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जैसे SBI, LIC, ये सब आती हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 में क्या दी गया? राज्य की परिभाषा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में साफ साफ दिया गया कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता, कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती हो या उसको समाप्त करती हो। तो दोनों बातें हैं, या कम करना हो या समाप्त करना। कम करना का मतलब जैसे आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं या कोई भी आप व्यापार कर सकते, तो अगर आपसे बोल दीजिए कि ये व्यापार कर सकते, ये नहीं व्यापार कर सकते, तो ये कम कर दिया, खत्म नहीं किया। खत्म क्या? व्यापार नहीं कर सकती, ये खत्म होना हो गया। तो ना कम करे और ना खत्म करे। तो अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकता। चलिए, इसके ऊपर कई सारे जो है केस हुए, वो यहाँ पे केस स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, अब अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ? अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है कि कानून के समझ समता, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या हुआ है? कानून के समझ समता, विधि के समझ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। इससे पहले, जानने से पहले हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं उसकी विशेषताएं क्या है। तो ध्यान रखना, ये राज्य के लिए, जो हमारा राज्य है, देश है, उसके लिए नकारात्मक है। राज्य सरकार के लिए कैसे? देखिए, राज्य के विरुद्ध होते, जैसे आपके साथ सरकार कुछ गलत ना कर पाए तो इसलिए राज्य के खिलाफ दिए जाते, इसलिए राज्य के लिए नकारात्मक। लेकिन व्यक्ति के लिए कैसे हो गए? सकारात्मक। आत्यंतिक का मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई सीमा नहीं, इनकी सीमाएं हैं, अभी आगे चलेंगे पता चलेगा। तो इनकी सीमाएं हैं, और ये जितने भी जन्म से ही प्राप्त होते जो भारत के नागरिक हैं, और अभी हमने बताया असीमित नहीं है, सीमित हैं। और अब हम पढ़ रहे 14 से 18 में बात करिए, ये ध्यान रखना, यहां से आएगा सवाल कि समानता के अधिकार कहाँ पे दिए गए। तो समानता के अधिकार दिए गए 14 से 18 तक। अब 14 से 18 आर्टिकल पढ़ोगे, उसमें कहीं ना कहीं समानता की बात होगी। तो विधि के समझ समानता की बात किसमें करी गई है?
अनुच्छेद 14 में। ये कहाँ से लिया गया था? यूके से। ठीक है, अब लेकिन इसमें अपवाद है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मीडिया। ठीक है, इनके कुछ स्पेशल राइट दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है राज्य किसी भी नागरिक के साथ, जो भारत के जो भी नागरिक हैं उनके साथ किसके 5 आधार दिए हैं? कौन सी? जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकेगी। मतलब वो भेदभाव नहीं करेगी आप किस जाति के, धर्म क्या है, आपका सेक्स मेल है या फीमेल है, आप कहाँ वंश कौन सा है और जन्म स्थान कहाँ पे, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। तो ये 5 रीजन जरूर याद रख लेना। ठीक है, तो ये 15 आर्टिकल हो गया। अब पूरा ये तो हमने डिटेल बनाया जैसे बताया, तो हम लोग अभी रिवीजन के फॉर्म में चलेंगे। अनुच्छेद 16 है, तो देखिए इसमें भी समानता की, देखिए 14 से 18 तक समानता की ही बात करी, तो इसमें क्या समानता है? उसमें विधि के समय समानता थी, फिर समाज में समानता आ गई। अब लोक नियोजन मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब है उनमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। इसमें लेकिन उसमें 5 कारण थे, इसमें कारण और जोड़ दिए, जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान। इसमें निवास स्थान और उद्भव, इनके आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें भी कहा गया कि लेकिन निवास स्थान के आधार पर किया जा सकता है। जैसे आपने देखा वो फोर्सेज होते हैं, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं या जम्मू कश्मीर वाले, उनको कुछ स्पेशल वो दे दिया जाता है हाइट वगैरह में, तो इसके आधार पर गवर्नमेंट जॉब में कर दिया जा सकता है। तो 16 में क्या? लोक नियोजन। 14 में क्या था? विधि के समय समता। ठीक है, 15 में 5 आधार दिए गए। 17 में क्या लिखा हुआ है? 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। कोई ठीक है जाति प्रथा भी इसी में आ जाएगी। तो पूछा जाएगा, ये तो सबको पता है कि छुआछूत का अंत 17 में है। काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग, ये आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरक्षण से। काका, कालेकर और मंडल। ध्यान देना, ST जो अत्याचार निवारक अधिनियम है वो आया था 1989 में। ये भी कई बार सवाल पूछा गया। अब आर्टिकल 18 देखते हैं। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, कोई भी डिग्री नहीं लेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कोई स्टूडेंट, जैसे हम लोग डिग्री लेते हैं, स्टूडेंट और सेना, इनमें कोई भी डिग्री नहीं, इनके अलावा और भी कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। आप कहोगे पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण, भारत रत्न, ये भी तो उपाधियां हैं। इनको सरकार ने उपाधि कैटेगरी में नहीं, पुरस्कार की कैटेगरी में डाला है, तो पुरस्कार लिया जा सकता, उपाधि से मना कर दिया है। एक्सेप्शन क्या है? स्टूडेंट और आर्मी, मतलब सेना, डिफेंस, ये ले सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखना, जो विदेश से कोई भी उपाधि या पुरस्कार जो भी प्राप्त करेगा, ठीक है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। तो विदेश से प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। जैसे मान लो अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड मिलता है तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए 18 हो गया, तो 19, तो देखिए 14 से लेकर 18 किसके अधिकार थे? समानता के अधिकार। अब 19 से लेकर 22 की बात होगी, ये किसके अधिकार हैं? ये है स्वतंत्रता के अधिकार। किसके अधिकार हैं? स्वतंत्रता के अधिकार, या इनको कहा जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चलिए आगे आएगा, वो देखते चलिए। 19 में क्या लिखा हुआ है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें सब स्वतंत्रता की बात करी जाएगी, स्वतंत्रता की। ठीक है, तो हम लोग 19 के 1 में, ध्यान रखना 19 का पार्ट फर्स्ट है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें मीडिया की स्वतंत्रता आ जाएगी और इसमें मूवी वगैरह की आ जाएगी। इसमें देखिए, तो 19 के पहले में इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात करिए। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहली स्वतंत्रता है विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है कि बिना हथियार शांतिपूर्वक आप क्या कर सकते हो? सम्मेलन कर सकते हो। लेकिन इसमें हड़ताल का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। देखिए, सम्मेलन करने का अधिकार है आपका, वो मूल अधिकार, लेकिन हड़ताल का मूल अधिकार नहीं है। आप कोई भी संघ बना सकते हो, अपनी कोई समिति बना सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? आप भारत राज्य के अंदर, मतलब भारत के बाउंड्री के अंदर कहीं भी बिना बाधा के घूम सकते हो, भारत में कहीं भी रह सकते हो, बस सकते हो। और देखिए, ये जो F वाला था, तो ध्यान रखना, ये पहले कितने थे? 7 थे, ये F वाला हटा दिया गया। क्या? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, और ये किस में डाल दिया गया? 300 का पार्ट या 300 का ए में डाल दिया गया। तो पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में डाल दिया गया है, तो 300 ए में डाल दिया गया। ठीक है, और तो इसलिए पहले 7 थे, अब रह गए कितने? 6। और कोई भी आप व्यवसाय आजीविका अपना सकते हैं जीवन यापन के लिए। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ये मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अब जैसे हमने बताया था, जो मूल अधिकार है वो आत्यंतिक, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, उनकी कुछ सीमाएं हैं। अब मूल अधिकार आपके ऐसे नहीं माने जाएंगे, जैसे आपने उसमें कह रहा कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब आप व्यापार में कोई है बच्चे, उनको बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, तो ये इलीगल है। तो
लोक व्यवस्था सदाचार को बनाए रखने के लिए, यहां तक ऐसी कोई बात होगी तो वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो ये था 19 में किसका अधिकार था? स्वतंत्रता का। अब देखिए 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर आप पे कोई अपराध लगा दिया जाता है, ठीक है, आप पे मान लो मर्डर का चार्ज लग गया, तो इसके संबंध में आपको जो दोष लगाया है, इसके संबंध में आपके पास क्या संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। तो सबसे पहली बात, भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। भूतलक्षी का मतलब जो भी आपको सजा दी जाएगी नए नियम के आधार पर दी जाएगी, पुराने कानून के आधार पर आपको सजा नहीं दी जा सकती। एक जुर्म के लिए एक बार सजा, ठीक है, एक आपने चोरी की तो उसकी एक बार, ऐसा नहीं फिर दोबारा से सजा दे दी जाए, और स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती। तो 20 में क्या था? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आप पे दोष लग जाता है तो जो कानून चल रहा होगा उसी के हिसाब से दिया जाएगा। एक बार के लिए, एक जुर्म के लिए एक बार सजा, और खुद के विरुद्ध गवाही देने से आपको क्या नहीं किया जा सकता? मजबूर नहीं किया सकता। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको कहा जाता है जीवन जीने का अधिकार। मतलब आपको मरने का अधिकार नहीं है, ये इलीगल है मरना, आत्महत्या करना। चलिए, तो इसमें गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ठीक है, गरिमा किसी का लड़की का नाम नहीं है, इसका मतलब है रेस्पेक्ट या डिग्निटी। ठीक है, तो डिग्निटी के साथ आपको फुल इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है, दूसरा स्वच्छ वातावरण। देखिए अनुच्छेद 21 में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आपको रेस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ वातावरण आपको, ये अधिकार है आपका, मूल अधिकार है। स्वच्छ पानी, बिजली, स्वास्थ्य का अधिकार, प्राइवेसी। ये बहुत बार पूछा गया है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा, तो ये सारे कौन से आर्टिकल के अंदर आएंगे? 21। विदेश जाने का अधिकार, ये विदेश जाने का अधिकार भी आपका मूल अधिकार में आएगा। कौन से आर्टिकल के अंदर? 21 की। ये मेनका गांधी के बनाम भारत राज्य केस हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी, हथकड़ी ना लगाना। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो अगर आप बिना बाधा उसमें उत्पन्न किए तो उसको हथकड़ी लगाने, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते तो हथकड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं। शयन का अधिकार, देखिए आपका सोने का भी अधिकार मूल अधिकार है, ये 21 के अंतर्गत आता। और भी अधिकार है, चलिए फिलहाल जल्दी जल्दी करते हैं। अनुच्छेद 21 है। ठीक है, अब 21 देखिए, जब किसी में बाद में कैपिटल ए जुड़ा होता है, इसका मतलब वो मूल संविधान में नहीं था, उसमें क्या था? बाद में जोड़ा गया। तो 21A है शिक्षा का अधिकार, बाद में जोड़ा गया तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगर आरटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट पूछ लिया जाए 2009, लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 से। तो दिमाग में बिठा लेना। और इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात करी जा रही है 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों तक। ठीक है, अब अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या था? अगर आप पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाता तो, अब क्रिमिनल चार्ज छोड़िए, अब यहाँ पे आ गया गिरफ्तारी। क्रिमिनल चार्ज लग चुका, अब आपको गिरफ्तार करने कोई आ रहा है, तो गिरफ्तारी के संबंध में आपके पास क्या संरक्षण होंगे? वो है अनुच्छेद 22 में। 21 में क्या? जीवन जीने का अधिकार। चलिए, तो गिरफ्तारी में क्या है? तो 2 तरीके की गिरफ्तारी होती है, एक दंडात्मक, एक होती है निवारक, ये प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। तो चलिए, तो इस वाले में आपको कोई भी पुलिसमैन आपको गिरफ्तार करने आएगा तो आपको वारंट दिखाएगा, जुर्म का कारण बताएगा कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होती, जिसमें आने जाने का समय नहीं लिया जाता। अपनी पसंद का वकील रखने की आपको स्वतंत्रता होती है। ये है सामान्य गिरफ्तारी। लेकिन निवारक गिरफ्तारी क्या होती है? ये शक के आधार पर करी जाती है। अगर डाउट हो जाए तो इसमें शक के आधार पर गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस आपको 2 महीने तक रख सकती है, पहले 3 महीना था। ठीक है, ऐसे ही उठा लेगी, 2 महीने तक रखेगी। ठीक है, लिखा पहला 2-3 महीने था, लेकिन 44 में संविधान संशोधन 1978 में कितना कर दिया? 2 महीना। ठीक है, अब ये कब होती? जैसे आप पे लगा हो NSA, टाडा, मीसा। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है। अब हमने देखा 14 से 18 कौन से थे? समानता के अधिकार। 19 से लेकर 22 तक कौन से थे? स्वतंत्रता के अधिकार। और 23 से 24 तक ये कौन से? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, इसमें शोषण के खिलाफ बातें बताई जाएंगी। तो इसमें बताया गया अनुच्छेद 23 में कि मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार, इसमें मना किया गया। मतलब आप मानव दुर्व्यापार मतलब मानव की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी भी काम नहीं करवा सकते, और मतलब किसी का काम का जो पैसा है उसको वो देना पड़ेगा। अगर ये नहीं देता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है आर्टिकल 23 के बिहाफ पर। ठीक है, तो यही सब है 23 में। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब जबरदस्ती काम करवाना। तो इसमें सारे चीज शामिल। देखिए, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत मनुष्य की खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति आदि शामिल है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई राज्य है, सरकार है, कोई सार्वजनिक काम कर रहा है, जैसे कोई स्कूल बन रहा, हॉस्पिटल बन रहा, मंदिर बन रहा है, तो उसमें अगर सरकार आपकी सेवा मांगती है तो उसके लिए मना नहीं किया जा सकता। वो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन वो मांगेगी, ऐसा नहीं कि सभी लोगों मांगेगी, इसमें भेदभाव नहीं करेगी, ना धर्म के आधार पर ना जाति के आधार पर। तो ये आर्टिकल 23 का ही है। तो जबरदस्ती आप पे ना बेगार,
बलाश्रम और दुर्व्यापार ये मना किया गया है अनुच्छेद 23 में। और 24 में देख लीजिए, देखिए 24 में लास्ट में 4 आ रहा है यहाँ पे, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण मतलब खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे मिलें होगी, कारखाना हो गया, भट्टा आदि पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं करवाया सकता। कौन से आर्टिकल में है? कोई भारी काम नहीं करवाया जाएगा, आर्टिकल 24। जो कैलाश सत्यार्थी थे 2014 में, उन्हें नोबेल मिला था, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था बचपन बचाओ आंदोलन, वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, अब अनुच्छेद 24, अब 25 से 28 ये जो आर्टिकल है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, इसमें धर्म से बात करी जाएगी। मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो आर्टिकल 25 के तहत अपने धर्म को आबाद रूप से, मतलब बिना बाधा के, आबाद लिखा होना चाहिए, ठीक है, आबाद रूप से मान सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे दूसरे डिस्टर्ब ना हो। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार को ध्यान में रखते हुए आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कहोगे कि हम अपने धर्म की रात में आरती बजाएंगे, रात में 2:30 बजे बजाएंगे, तो इससे लोक स्वास्थ्य या सदाचार गड़बड़ होगा। ठीक है, तो लेकिन आप प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। तो ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 25 में। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। उसमें आप अपना धर्म मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार। प्रबंध क्या है? आप अपने धर्म के लिए मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, जो बनाओ, तो उसके लिए आप अपनी संपत्ति ग्रहण कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इसमें प्रबंध की बात करी गई है, उसमें मानने की बात करी गई है। ठीक है, आचरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता। मतलब क्या होगा समझिए, जैसे सरकार किसी भी कोई पर्टिकुलर धर्म पे, रिलीजन पे टैक्स नहीं लगा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई सर यहाँ पे ज्यादा लोग हिंदू रहते हैं तो हिंदू धर्म के लिए मंदिर बन रहा तो टैक्स दीजिए, या तो लगेगा, सब पे लगेगा, नहीं तो किसी पे नहीं लगेगा। तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, स्वतंत्र किया जाता है इससे। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। देखिए, जो शिक्षण संस्थान है तो जो राज्य, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो देखिए 25 में क्या आप धर्म का अपने आचरण कर सकते हो, 26 में क्या उसमें प्रबंध कर सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, संपत्ति ग्रहण कर सकते हो, और 27 में क्या है, किसी विशेष पर कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, 28 में क्या, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन ध्यान दो किस में दी जा सकती है, किस में नहीं दी जा सकती है। तो जो सरकारी कॉलेज है, संस्थान है, उसमें किसी को धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट माने किसी ने अपना पैसा लगाया है, ठीक है, या किसी ने कोई बाहर से पैसा लगवाया है, ट्रस्ट द्वारा कोई संस्थान बनाया गया है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मान लो कोई अरब में कोई रह रहा है मौलवी, उसने मदरसा बना दिया, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। अगर मान लो कोई बनारस का पंडित है, वो अपना संस्कृत विद्यालय बनाता है, तो उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन राज्य निधि से जो होगा, सरकारी होगा, उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा। चलिए अब आर्टिकल 29-30 देख लेते हैं। तो इसमें बात करी गई अल्पसंख्यकों के संरक्षण, अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण के अधिकार। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, वो अपनी शिक्षा एवं संस्कृति को क्या बनाए, संरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए आगे क्या प्रोसीजर है वो देख लेते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यकों के हितों के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या करना होगा देखिए। अगला तो अल्पसंख्यकों किसमें है, 29 में। 30 में क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना। मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं अपने लिए स्कूल कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था। आर्टिकल अगर 19 की बात करें तो 19(1) के एफ में था, 19(1) के किस में, एफ में था। अब किस में डाल दिया गया है, 300 काम है, तो वही बात लिखी है। तो 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, पहले मूल अधिकार था। तो चलिए यहां तक हो गया है। तो बताइए 29 में क्या है, 29 में क्या, अल्पसंख्यकों के हितों के संबंध में संरक्षण। 30 में क्या है, अल्पसंख्यक अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 32। देखिए इसी को कहा है भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा। तो अनुच्छेद 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़े, एमसीक्यू आएगा। केवल थ्योरी पढ़ेंगे तब भी दिक्कत होगी, केवल एमसीक्यू करेंगे तब भी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इकट्ठा करा रहा हूं। तो इसका हृदय एवं आत्मा मूल, इसको कहा जाता है मूल अधिकारों का मूल अधिकार। ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, और इसको कहा जाता है मूल अधिकारों का गारंटर। ठीक है, और ध्यान रखना मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। तो पूछा जाएगा कौन से भाग को मैग्ना कार्टा किया गया है, तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा किया गया, भाग 3 को। भाग 3 में क्या है, 12 से लेकर 35 तक ये क्या है, मूल अधिकार दिए गए। चलिए अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिट है? सबसे पहले हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है टू प्रेजेंट द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी हो जाती है और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देना होता है। अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ये किसी सरकारी ऑफिसर के खिलाफ गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है, अगर वो जिस काम के लिए बैठा है और वो काम करने से इनकार कर दे, जैसे मान लो पुलिस आपकी रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दे तो ये आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं परमादेश के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ ये नहीं लगता है, तो ध्यान रखना। अब है अधिकार परीक्षक, को वारंटो। इसका मतलब बात है जो अथॉरिटी, आपका अधिकार क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति अवैधानिक तरीके से सार्वजनिक पद पर है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में है और उसने फर्जी डॉक्यूमेंट या गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करी है, तो उसको कोर्ट उससे पूछ सकता है कि बताइए आपने किस तरीके से प्राप्त किया है, तो ये अधिकार परीक्षक। अब देखिए लास्ट के जो दो हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसको कहा जाएगा, ये गलत लिख दिया किसी ने, प्रतिषेध का होगा प्रोहिबिशन, ठीक है, और उत्प्रेषण का सर्टियोररी। तो इसका मतलब प्रतिषेध का मतलब मना करना, ये ध्यान रखो। ये जो दो हैं, प्रतिषेध और कौन सा, उत्प्रेषण, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते, ये कोर्ट के खिलाफ होते हैं, निचले लोअर कोर्ट के खिलाफ। हाई कोर्ट के लिए लोअर कोर्ट क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की लोअर कोर्ट क्या हो गया, हाई कोर्ट। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट करेगा तो हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट करेगा तो किसके लिए करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। तो ध्यान दो, ये जो हम आर्टिकल 32 पढ़ रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया हाई कोर्ट कौन से के माध्यम से जारी करता है, तो हाई कोर्ट जो जारी करता है रिट, वो 228 के माध्यम से जारी करता है। चलिए, अब प्रतिषेध क्या कहता है कि मान लो कोई निचला न्यायालय, लोअर कोर्ट है, वो अपने से अधिकार क्षेत्र के बाहर अगर निर्णय देता है, मतलब हर किसी का फिक्स है कि कौन से लेवल के जो क्राइम है वो कहाँ पे जाएंगे। मूल अधिकार से संबंधित है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल केस है तो उसकी सीवियरिटी देख के पता चलेगा कैसा है, कहाँ पे जाएगा। तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर अगर उसने निर्णय दे दिया है तो वो निर्णय को खत्म कर दिया जाता है और वो मंगा लिया जाता है अपने पास कोर्ट द्वारा। ठीक है, एक मिनट, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत बता दिया है, 228 नहीं है, 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ध्यान रखना, ये 5 प्रकार की, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। तो उत्प्रेषण का मतलब है हम अधिकृत करते हैं, ये भी लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है, और ये भी होता है कि जब कोई उल्लंघन के मतलब अपनी अधिकारिता से बाहर, दोनों में अंतर क्या होता है। तो अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब बाद में आपको बता देंगे, यहाँ पे आपको बस MCQ से मतलब होना चाहिए, वो डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, तो 226 के तहत जारी करता। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका जनक कहा जाता है PN भगवती को, ये कोई भी जारी कर सकता है। देखिए इसका जो क्रक्स है, सारांश है, वो इतना है, क्या है, समानता के अधिकार है 14 से 18, स्वतंत्र, यहाँ से सवाल आएगा, स्वतंत्रता के अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है 25 से 28। संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार हटा दिए गए, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं अनुच्छेद 32 में। ठीक है, तो अब बाद बाकी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो आपको नहीं आएगा, फिर भी आपको एक बार पढ़ दे रहा हूँ। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों की को सीमित कर देता है। जैसे आपको कुछ, जैसे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, CBI, रॉ, आर्मी, तो ये कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपके मूल अधिकारों को हनन कर सकता है। ठीक है, जैसे मीडिया भी कर सकता है, जैसे मीडिया आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, आप कहोगे हम नहीं बताएंगे, तो इसमें कुछ ऐसी सीमाएं हैं। जैसे रॉ है तो ये बिना आपको बताए गिरफ्तार कर सकता है, इस तरीके की चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 34 वही है। अब अनुच्छेद 34 में क्या, सैन्य कानून लागू होने पर आपके मूल अधिकार सीमित किए जाते हैं। मतलब अगर मार्शल लॉ लागू हो गया है तो आपके मूल अधिकारों को, जैसे आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आप कहोगे तो 19 में लिखा हम बाहर निकल सकते हैं, तो यहाँ पे आप मार खा जाएंगे। फिर अनुच्छेद 35 में क्या लिखा हुआ है, संसद मूल अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। मतलब संसद क्या कर सकती है, उसमें ऐसे चेंज कर सकती है जिससे पॉजिटिव चेंज आए। अब ऐसे नहीं कि मूल अधिकारों को खत्म कर दे अपने चक्कर में, क्योंकि ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन करेगी जिससे लोगों की स्वतंत्रता बढ़े। ठीक है, अगर पूछ लिया सूचना का अधिकार, तो 2005 में आया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया मूल अधिकार का कंप्लीट। अब आते हैं, चलिए MCQ कर लेते डायरेक्ट। तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में, आपको पता, भाग 3, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से। कहां से लिए गए, USA से, अगर ये ठीक है। चलिए, अब मूल अधिकार, ये अगला क्वेश्चन यही है, कहां से लिए गए हैं, ये लिए गए USA से। कहां से, कितने से, 12 से लेकर 35 तक हैं। भारतीय भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है, भारतीय संविधान
भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा है? तो भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 को। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये बात सही है, परिवर्तनीय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के अनुरूप में ये कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, वे सरलता से संशोधनीय है, सरलता संशोधनीय नहीं है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय है, ये बात सही है। देखिए ये सही है, लेकिन इसका कारण नहीं, आंसर ये हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय है, मतलब उनको देना जरूरी है। और ये भी बात सही है, लेकिन वो रीजन नहीं, आंसर नहीं होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए 12 से लेके 35 टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? आप घटा लीजिए, 35 में से 12 घटा के, और ध्यान रखना एक और जोड़ना है, तो टोटल हमारे कितने हो गए हैं? तो टोटल हो जाएंगे 24। मूल प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए? तो प्रारंभ में थे 7, अभी कितने हैं? 6, संपत्ति का हटा दिएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। चलिए, भारत में संविधान में मौलिक अधिकार में जो संविधान संशोधन किया गया है, वो संविधान संशोधन भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, क्योंकि संविधान मूल संविधान का हिस्सा था, शुरुआत में था, संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए। कौन सा न्यायालय में परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय मतलब किसको हनन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो किसके हनन होने पर? देखिए नीति तत्वों के नहीं जा सकते, कर्तव्यों के नहीं जा सकते, प्रस्तावना के। तो आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो बताइए, मौलिक अधिकारों को जो लागू करने का दायित्व है वो है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। तो उपरयुक्त दोनों हो जाएगा। बताइए, मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कब कर सकता है? इमरजेंसी के समय। ठीक है, तो ध्यान रखना, इमरजेंसी के समय कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मेन काम यही है कि मूल अधिकारों की क्या करे? सुनवाई करे। अगला देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संशोधन किसके द्वारा करा जाएगा? संसद द्वारा। ठीक है, संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 आया हुआ, भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया सकता। गलत बात है, राष्ट्रपति कर सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। ठीक है, अब देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षक किसको कहा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को। संरक्षक पूछा है, गार्जियन। तो गार्जियन अगर पूछ लिया जाएगा तो गार्जियन कौन हो जाएगा? ये आपका संसद। तो ध्यान रखना, निलंबित करेगा राष्ट्रपति। अगर गार्जियन निलंबन सस्पेंड की बात आ जाए तो सस्पेंड कौन करेगा? राष्ट्रपति। गार्जियन पूछ लिया जाएगा तो गार्जियन। तो देखिए 3 सवाल हैं। लागू अगर आ जाए, लागू तो लागू करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों अपने अपने अलग अलग अनुच्छेद के। अगर ये पूछ लिया जाए निलंबित कौन करेगा, तो निलंबित करेगा राष्ट्रपति। अगर पूछा जाए संरक्षण कौन करेगा, तो संरक्षण करेगा संसद। चलिए, निलंबन आ गया, निलंबन कौन करेगा? राष्ट्रपति। चलिए, मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसका है? भाई प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकता है प्रतिबंध। अगर चाहे तो संसद भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका अब इसमें आप फंस गए तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात है तो रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा? तो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा आपका संसद। राष्ट्रपति क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? सस्पेंड। तो देखिए अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग तरीके से अगर आप क्वेश्चन करके नहीं जाओगे तब भी आप गलत कर लोगे। तो चलिए, मूल अधिकारों परिवर्तन, तो परिवर्तन कौन करेगा? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट की क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको लग रहा होगा। अब भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 से 18 क्या? समानता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 ये आंसर सी क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 तक क्या? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। चलिए, कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध है? तो शोषण के विरुद्ध कौन से हैं? 23-24। ठीक है, शोषण, अच्छा बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से कौन से? ये 6 से 14 वाला। ठीक है, अनुच्छेद। किसी कौन सी उम्र के बच्चे को किसी खान अथवा अन्न में लगाए जाने से प्रतिषेध? तो 14 वर्ष से कम। आर्टिकल कौन सा? 24। बलात्श्रम बेगार ये है उसमें 23 में। कारखानों अथवा ये भाई ये सेम सवाल है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, मजिस्ट्रेट की कितने समय में ले जाया होता मजिस्ट्रेट के समक्ष? तो ये ले जाना होता 24 आवर्स में। आप आराम से सवाल पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये कहा जाए? कौन से आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया? देखो 17 अस्पृश्यता का अंत।
22 क्या है, देखिए 21 था कौन सा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 क्या था, ये गिरफ्तारी के संबंध में था। 21 हो गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, 20। चलिए अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ पे है, 25 से लेकर 28 तक। तो धार्मिक स्वतंत्रता, अब 25 से 28 कोई ऑप्शन है नहीं, तो 25 से 30 लगा लेंगे। ठीक है, सीधा लिखा, अनुच्छेद 25 का संबंध है 61, देखिए किसका, धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक, अब देखिए ये काफी सारे क्वेश्चन हो गए, हम लोग 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस वैसे ही खत्म करते हैं, रिट वाले में कर लेते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस न्यायालय को है, तो आप जानते हैं उच्च न्यायालय को भी है। ठीक है, उच्च न्यायालय को भी है। अब बताइए क्या, ये बताइए क्या जिला न्यायालय रिट जारी कर सकता है, सवाल है क्या जिला न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, जिला न्यायालय नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने, 226, और सुप्रीम कोर्ट कितने से, 32 से। हैवियस कॉर्पस के अतिरिक्त किस प्रकार की न्यायालय उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो सब कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है वो कर सकता है। हैवियस कॉर्पस क्या होता है, ये किस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जा सकती है, तो राष्ट्र, तो ये केवल निरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ, केवल हितबद्ध व्यक्ति के खिलाफ, ये किसी के भी खिलाफ की जा सकती है। मतलब जरूर जो व्यक्ति है जिसपे शोषण हो रहा वो भी कर सकता है, और कोई और भी कर सकता है। यही इसी को कहा गया था क्या, PIL, इसी को कहा गया था। तो कोई भी कर सकता है, तो दोनों हो जाएगा आंसर क्या, निरुद्ध या हितबद्ध व्यक्ति, दोनों के खिलाफ। तो चलिए अब देखिए 80 देख लीजिए, किसका अर्थ है हम आदेश देते, बी कमांड किसका है, परमादेश। 79 देखिए, किस व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है, तो बताइए अवैध निरोध के मामले में, ठीक है, इलीगल काम के मामले में न्यायालय द्वारा परमादेश कौन सा है, तो परमादेश कौन सा हो सकता है, ये वाला। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, ये है अवैध निरोध के मामले में जारी कर, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। ठीक है, इसमें थोड़ी लैंग्वेज यहाँ पे पता नहीं, ये देखिए न्यायालय में ये गड़बड़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मत करिए, अभी एक और कर लेते हैं। चलिए फिर इसकी जगह पे, वह रिट जो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है अपने कर्तव्य का पालन करे, तो इसका क्या हो गया, कर्तव्य का पालन करने के लिए बताइए। अब आप दिमाग लगाइए, परमादेश होगा कि अधिकार प्रच्छा होगा, तो अधिकार प्रच्छा में वो पूछता है, और परमादेश में क्या कहता है कि हम आदेश देते हैं, तो यही हो जाएगा। क्यों आप हम आदेश देते हैं, अपना रीजन बताइए। ठीक है, परमादेश में क्या पूछेगा कि मैं पूछता हूं कि आप किस योग्यता से बैठे हुए हैं। तो ये देखिए सारे वही हैं सवाल रिट के, और भी सवाल तो बहुत सारे हैं। चलिए एक बार एक और लास्ट कर लेते हैं। मत देने का अधिकार है, तो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, एक आपका नागरिक अधिकार है। देखिए इसके आंसर अलग अलग आयोगों ने अलग अलग दिए हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये एक आपका कानूनी अधिकार भी है और एक नागरिक अधिकार भी है, ध्यान रखना। कानूनी अधिकार है क्योंकि इसके लिए जब आर्टिकल आएगा तो वहां पे आपको समझा देंगे। ये बता दीजिए फाइनल, समता का अधिकार 14 से 18, मतलब पहले का ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे देखो, वाक स्वातंत्र का अधिकार, तो ये बोलने का अधिकार, विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता आर्टिकल 19, दूसरे का 4, यहीं से हमको मिल गया, काम खत्म। चलिए, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं, हमने बता दिया, हड़ताल करने की आजादी नहीं है। तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, कम टाइम में आप बिना टाइम गवाए ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।